हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स गुरुकुल। तो आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ईटीपी का मॉडल पेपर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5। ठीक है, पांचों मैंने एक साथ अपलोड कर रहा हूं। आप एज पर टाइम अपना देखते रहे, याद करते रहे, और मैंने जो भी आंसर किया टू द पॉइंट किया है, जो सबसे बेस्ट आंसर है ना। तो आपको समझना भी है, याद भी करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेट 1 का सॉल्यूशन। राइट, ये सेट 1 है ना। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए मैंने सिलेबस भी अपलोड डाल दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है टर्म 2 में, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेस? संसाधन का क्या अर्थ है ना। देखो, संसाधन मतलब सिंपल लिखा हुआ है कि दोज मीन्स और मीडियम्स विच आर नेसेसरली रिक्वायर्ड बाय पर्सन फॉर एजुकेशन ऑफ वर्क। मतलब वो सोर्सेस, वो मीडियम, वो मीन्स जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होता है। विदाउट these resources we cannot start any work, right? In the absence of resources, establishment of enterprise cannot even imagine। अगर आपके पास फिजिकल रिसोर्सेस नहीं रहेगा, मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लान नहीं रहेगा, आपको स्टाफ नहीं रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा, फिनेंस नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, कैसे स्टार्ट करेंगे? नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको टोटल 4 रिसोर्सेस कम से कम चाहिए: फिजिकल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड लास्ट में टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फिनेंस। फिनेंस क्या होता है, वित्त क्या होता है? वित्त मतलब सिंपल सी पैसा, मनी। ठीक है, तो वित्त रेफर्स टू, फिनेंस रेफर्स टू मनी और फंड्स अवेलेबल टू फर्म, जो भी पैसा उसके पास, बिजनेस के पास है यूज करने के लिए। सो इट इज द प्रोविजन फॉर मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जैसे हम लोग फंड रेज करते हैं ना, इक्विटी से ऐसे फंड रेज करे, डिवेंचर से रेज कर रहे हैं फंड, ये क्या है? फाइनेंस है, राइट। एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने कुछ ऐड कर दिया, इसको देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ सिंपल लिखा हुआ है, कोई भी बिजनेस हो, लार्ज हो, मीडियम हो, स्मॉल हो, सबको फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, सेल्स प्रमोशन क्या होता है? देखो, 4P आपने पढ़ा होगा, 4P याद है ना। प्रोडक्ट, ठीक है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्रमोशन का एक पार्ट होता है सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन क्या होते हैं? सेल्स प्रमोशन मींस एंड इंक्लूड्स those activities except advertisement, person sellings and publicity। ये तीनों छोड़ के जो एक अलग पॉइंट है सेल्स प्रमोशन, उस वो क्या करता है? स्टिमुलेट मार्केट डिमांड। स्टिमुलेट मतलब क्या, कि बढ़ाता है ना, प्रेरित करता है लोगों को। जैसे डिस्काउंट, हम डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, आप रिफंड्स कर रहे हैं, प्रीमियम गिफ्ट दे रहे हैं, ये क्या सेल्स प्रमोशन है। ठीक है, कहीं देखो, एडवर्टाइजमेंट भी क्या करता है? स्टिमुलेट करता है मार्केट डिमांड को, मार्केट डिमांड को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक पार्ट सेल्स प्रमोशन का, एक पार्ट क्या है, सॉरी, प्रमोशन का क्या पार्ट है? सेल्स प्रमोशन है। ये भी क्या करता है? ये भी आपका डिमांड को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। और ये नॉर्मली क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है और नॉन रेकरिंग होता है। कीवर्ड देखिए, कीवर्ड क्या आपका है? स्टिमुलेट मार्केट डिमांड, सेकंड में शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होता है, और नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, टेम्पररी होता है। सिंपल से एग्जांपल मैंने दे दिया है, तो अच्छे से याद रहेगा। रिबेट्स भी इसका एग्जांपल है सेल्स प्रमोशन का। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है ना, तो इसमें बोले एंटरप्रेन्योर डिसिप्लिन इज ड्यूटी ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर्स टू अबाइड बाय मोरल सोशल वैल्यूज विद इन द बाउंड्री ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? कि भाई बिजनेस करेंगे लेकिन किसी का नुकसान नहीं, कुछ गलत काम नहीं करेंगे, है ना, गलत मुनाफा नहीं कमाएंगे, गलत प्रोडक्ट नहीं देंगे, इसे बिजनेस एथिक्स है। एथिक्स मतलब क्या, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो गलत काम कुछ भी नहीं करना है। इट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी इंटरप्रेन्योर्स है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप जो कुछ भी करें किसके लिए करें? सोसाइटी के लिए कीजिए। कि जो कुछ दे रहा है आपको सोसाइटी दे रहा है ना, तो आपको किसके लिए काम करना है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल है आप? सिंपल, कंपटीटर्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए। तो आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना है, आपको गलत चीजें नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिंपल समझते हैं।
टेक्नोलॉजी इम्प्लाई चेंज ऑफ इट्स सोर्सेस, स्किल्स, टेक्टफुलनेस, इक्विपमेंट इनटू प्रोडक्शन बाय ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब टेक्नोलॉजी रहेगा तो चेंज लाता है ना, थ्रू स्किल्स, टेक्टफुलनेस, इक्विपमेंट, है ना। सिंपली ये क्या होता है, सम ऑफ एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निक तो यूज करते हैं ना, टेक्नोलॉजी यूज करके क्या करते हैं, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कम कॉस्ट में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को, सिंपल, क्योंकि ग्रुप्स जो रहता है, ग्रुप में काम करेंगे तो क्या होगा, मोर, ज्यादा काम होगा, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर देन अ टीम, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी जरूरी होता है मैनेजमेंट में, है ना। तो एक इसका फीचर्स भी होता है, वो डिस्कस करते हैं, क्या लिखा, ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज व्हेन पीपल वर्क इन अ ग्रुप फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी ऑफ मैनेजमेंट इज फेल्ट, है ना। देखो जब भी लोग काम करते हैं तो ग्रुप में काम करने से क्या होता है, जल्दी से रिजल्ट मिलता है, जल्दी से आप कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है, टीम वर्क होता है, टीम वर्क, टीम वर्क में और कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, ताकि कॉमन डायरेक्शन में सभी काम कर सके और जो भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सके। अगर सभी लोग अलग अलग काम करेंगे तो फिर कभी भी टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, टुगेदर परफॉर्म करते हैं, अपना अपना सभी काम करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ कीवर्ड से, क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज ए टीम, ठीक है। टीम में काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, व्हाट इज डिवेंचर। डिवेंचर सिंपल, बहुत सुना होगा, ये क्या होता है, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, इशूड बाय कंपनी, एक्नॉलेजमेंट एज अ डेट, ठीक है। मतलब कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कंपनी जब इशू करती है तो एक एज ए प्रूफ देती है कि हाँ हमने आपसे लोन लिया है, बोले डिवेंचर। ये जस्ट अ कर्ज है, कर्ज, डेट मतलब क्या, कर्ज मतलब लोन, राइट। इसमें क्या क्या रहता है, इट कंटेन्स प्रोविजन रिगार्ड टू रिपेमेंट प्रिंसिपल, मतलब कब पे करेंगे वो लिखा रहता है, एंड इंटरेस्ट कितना रहेगा वो लिखा रहता है। और डिवेंचर के अंदर आपके इंक्लूड आते हैं डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, बॉन्ड डिवेंचर के अंदर आते हैं, उसी के अंदर डिवेंचर, डिवेंचर मतलब बॉन्ड्स भी होता है, एंड अदर सिक्योरिटीज। तो याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगा, शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग क्या होते हैं, सभी ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुका हूँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क का मैंने कर दिया है, अब शॉर्ट टाइप करते हैं, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलिटी मतलब क्या, इकट्ठा करना, ठीक है। मेरे पास देखिए, हम स्टूडेंट हैं, अगर हमको बोले पढ़िए आप, तो क्या करेंगे आप किताब कॉपी पेन से इकट्ठा करेंगे ना। तो सेम यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बहुत जो रिसोर्सेस है जो जरूरी है उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या है कि यहाँ पर रिसोर्सेस मीन्स, मोबिलिटी रिसोर्सेस मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस लाइक लैंड, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना, मैनेज करना पड़ेगा। After identifying these resources, enterprise need to organize them into useful order. It should be right direction. ठीक है, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे उसको, है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, एन एंटरप्राइज वेदर ही इज बिग और स्मॉल कैन नॉट सेट अप ए प्रोजेक्ट विदाउट मैनेजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, 4 रिसोर्स मैंने बताया, 4, फिजिकल, ह्यूमन, ठीक है, फाइनेंशियल, और चौथा क्या है, टेक्नोलॉजी। ये 4 रिसोर्सेज आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। तो इसी में एक पॉइंट और लिखा मैंने कि सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर्स is attributed to his sensibility that how he identify and explored his resources that could prove to be most useful ones to get his goals। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है और ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस नहीं, दोनों का मीनिंग पूछा है, तो लिखते हैं मीनिंग। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सिंपल एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ एनी एसेट्स इज यूज्ड समवेयर इन अदर वर्क व्हाटएवर इज गेन्ड नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, सिंपल, जैसे मेरे पास एक क्या है, एक
मशीन है, मशीन, ठीक है। अगर हम उसको कहीं और यूज करते हैं, उससे कितना गेन करते हैं? हाँ कि हम यूज कर रहे हैं उसको, उससे गेन कर रहे हैं, उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। कि अगर उसको कहीं और यूज करते तो कितना गेन करते, कितना मिलता, वो हम छोड़ रहे हैं ना, उस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ रहे हैं। तो जितना गेन होता अगर कहीं उसको और यूज करते, तो वही मेरा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, हालांकि उसको हम यूज करें, अदर प्लेस में यूज कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो हम छोड़ दिए, फॉरगोन कर दिए, वही क्या है, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, अभी एग्जांपल इसका भी लिखा हुआ है। इट इज दोज वैल्यूज बेनिफिट्स दैट आर लॉस्ट बाय बिजनेस व्हेन दे चूज वन ऑप्शन और एनी अल्टरनेटिव ऑप्शन ओवर अनदर ऑप्शन। आखिर मैंने उसको क्यों छोड़ दिया? उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे पास है ना। जैसे आपको आप मान लीजिए बड़े अच्छे से पढ़ाई लिखा किया, सीए बन गए, दो कंपनी है, एक कंपनी आप पैकेज करिए 10 लाख ऑर्डर कर ऑफर करिए, एक कंपनी 20 लाख करी, तब क्या करेंगे? 10 लाख को छोड़ देंगे। आप कहाँ ज्वाइन करेंगे? 20 लाख जहां मिल रहा है वहां ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब जो आपने छोड़ दिया वही आपका क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सिंपल। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे, जैसे बम्बू, बम्बू पता है ना क्या होता है? बैम्बू, बांस होता है। ठीक है, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ पेपर एंड फर्नीचर। देखो उससे हम पेपर बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, है ना। इफ बिजनेस टेक्स डिसीजन टू कंसिडर यूज बैम्बू फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए यूज कर रही है, तो क्या छोड़ना पड़ेगा उसको? पेपर बना के छोड़ना पड़ेगा। तो पेपर में जो गेन होता है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सिंपल। जो मैंने फॉरवर्ड कर लिया, लिखा हुआ है, opportunity cost of producing furniture is number of papers that are foregone। मतलब अगर फर्नीचर नहीं बनाते, पेपर बनाते, उससे जो गेन होता वो मेरा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हालांकि फर्नीचर से हम ज्यादा अर्न करने, इसलिए उसको फॉरगोन किए। गॉट इट? जो हम छोड़ रहे हैं वही मेरा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है? जैसे ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है, पढ़ते रीड करते हैं। व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स आर साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चर्ड, सम ऑफ कॉस्ट कॉमन फॉर ऑल प्रोडक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड ज्वाइंट प्रोडक्ट। जैसे होता है क्रूड ऑयल ना, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल जो पेट्रोल के लिए आता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो आता है, उससे क्या नहीं बनता है? केरोसिन बनता है, पेट्रोल बनता है, ग्रीस बनता है, वैसलीन बनता है। ये सब क्या क्या है? सब ज्वाइंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ज्वाइंट कॉस्ट क्लियर है ना। मतलब जहां पर ज्वाइंटली कॉस्ट को हम बाइफरगेट करते हैं बाद में, जैसे क्रूड ऑयल लिया था मैंने, उससे बहुत कुछ बना। सेम अपने एग्जांपल लिया है मैंने सोयाबीन का। सोयाबीन जो होता है उससे क्या क्या बनता है? दो चीज बनता है, एक सोयाबीन ऑयल बन सकता है, और साथ में जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं, ठीक है, एक तेल बनता है, एक मील बनता है। तो क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट है, दोनों को कॉस्ट अलग अलग करते हैं, इसे बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। जैसे रॉ मिल्क, जैसे मिल्क है, मतलब मिल्क एक कॉमन प्रोडक्ट हो गया, इससे क्या क्या बन रहा है? क्रीम बन रहा है, चीज बन रहा है, खोआ बन रहा है, आइसक्रीम बन रहा है, बटर बन रहा है, और भी घी भी बन रहा है। घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड ऑयल। ठीक है, सेचुरेटेड ऑयल बोलते हैं घी को, याद रखना। तो एक कोई प्रोडक्ट है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो बाद में क्या करते हैं? हम कॉस्ट को बाय फॉरगेट करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं जॉइंट कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता होगा। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक क्या प्रोसेस हो जिसमें हम लोग काम करते हैं और जो भी गोल्स उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे अचीव? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, मतलब टाइम भी कम चाहिए, टाइमली कम होना चाहिए, और साथ में कॉस्ट भी कम लगना चाहिए। ठीक है, हालांकि देखो 3 नंबर का पूछा हुआ है, 3 मार्क्स पूछा, उस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर सिर्फ डेफिनेशन छोड़ के आ जाएंगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलने वाला, 1 या 2 मिलेंगे। तो आपको अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। देखो मैंने जो भी बनाया ना आंसर, आपको बहुत अच्छे आंसर मिलेंगे। टू द पॉइंट में लिखा है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं किया, मतलब जैसा आंसर आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल ऐसे मैंने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेज, शेयर करें, है ना, लाइक करें, और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 3 कीवर्ड निकला, एक प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। प्रोसेस मतलब क्या? कि चलते रहते, कंटिन्यू एक्टिविटी है ना। जैसे यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन एक्टिविटी मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट
थिंग्स डन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। ये प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, देन कंट्रोलिंग होगा। फिर से रिपीट होते रहेंगे। तो प्रोसेस मतलब क्या, रिपीट होते रहते हैं। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, कि डूइंग द राइट टास्क, है ना, एट द राइट टाइम। ठीक है, यहाँ पे फोकस करते हैं एंड रिजल्ट पे, कि भाई मेरा टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। कॉस्ट से मतलब नहीं होता है इसको। बट इफिशियंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टास्क भी करेक्ट करना है, बट विथ मिनिमम कॉस्ट करना है। कॉस्ट की बात करें तो क्या होता है, वो इफिशियंसी होता है। और टाइम की बात करते हैं तो क्या होता है, वो इफेक्टिवनेस होता है। देखो, इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। बीच में सी है ना, इसका मतलब ये कॉस्ट की बात करेगा कि कम कॉस्ट में बाइक कंप्लीट हो जाए। बीच में टी है ना, इसका मतलब टाइम, मतलब कंप्लीटली टाइम में कंप्लीट हो जाए, कोई भी चीज, कोई भी काम टाइम में कंप्लीट हो जाए, है ना। इसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोला गया, एनुमरेट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, है ना। मार्केटिंग मिक्स से 4 पी होगा। ये कौन दिया था, मकार्थी ने दिया था। तो 4 पी होता है इसमें। तो फर्स्ट पी प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। सिंपल प्रोडक्ट मतलब समझ रहे होंगे क्या होता है ना, कि जो ऑफर करती है कंपनी, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्राइस मतलब जो प्राइस रखती है, प्राइस करती है, प्राइस डिटरमाइन जो करती है ना, सेल करने के लिए, ताकि सेल कर सके। देखो, ज्यादा प्राइस में रख सकते हैं, कम में रख सकते हैं। ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, लोग लेंगे नहीं, और ज्यादा कम रखेंगे, सोचा रहे घटिया प्रोडक्ट है, नहीं लेंगे। तो एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए, तभी कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। उसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आपने सामान बना लिया, अब आप कहीं भेज ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू कंज्यूमर फॉर परचेज एंड कंजप्शन, है ना। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर जगह जहां भी आप सेल करना चाहते हैं, जहां भी अपना बिजनेस है आपका, वहां आप उसको भेज सके प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रमोशन मतलब क्या, कि जस्ट आप इन्फॉर्म करते हैं कि भाई मेरा ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, है ना। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रमोशन के अंदर क्या क्या आता है। तो सेल्स प्रमोशन इसी का पार्ट है। सेल्स प्रमोशन इसका बच्चा है ना। एडवर्टाइजिंग इसका बच्चा है, पब्लिसिटी इसका बच्चा है, पब्लिक रिलेशंस इसका बच्चा है ना। तो प्रमोशन एक मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट है। इसके अंदर आपके क्या है, सेल्स प्रमोशन है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि भाई सेल्स प्रमोशन और प्रमोशन दोनों में डिफरेंट है ना। दोनों डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसी के अंदर आता है, प्रमोशन के अंदर आपका सेल्स प्रमोशन आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैकेजिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आखिर हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, ताकि उससे क्या हो, प्रोटेक्शन मिले, है ना। अगर नहीं करेंगे, पैकेट में पैक नहीं करेंगे तो भाई खराब हो सकता है ना। फ्रॉम सन, रेन्स, मॉइस्चर से खराब हो सकते हैं, और आपको डैमेज हो सकता है। जब आप सप्लाई करेंगे, जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो हो सके डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, इसीलिए पैकेजिंग जरूरी होता है ना। यही होता है पर्पस, आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर पैकेट पैकेजिंग नहीं करेंगे, तो फिर कैसे समझेंगे कौन सा प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, so it enable the customer to identify one product from others. It because identification of function that firm develop packages with unique cartoon shape. देख रहे हैं, अब मिलता है चिप्स, चिप्स का अलग अलग पैकेट आता है। ठीक है, तो पैकेजिंग जरूरी होता है, इसलिए कन्वीनियंस होता है यहाँ से वहां ले जाने के लिए, है ना। मूव करने के लिए आसानी होता है, तो ये आसानी होता है, कन्वीनियंस होता है पैकेजिंग करने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या लिखा है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी को चूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। तो पहला जो है वो क्या, एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्सपेंसिव होगा, वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, लार्ज कैपिटल फिनेंस आपको करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम होता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उतना अमीर अमीर इंसान नहीं है सभी, है ना। तो इसलिए इंडिया में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इट इज नॉट इजी टू इनकॉर्पोरेट सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फेस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू। देखिए, आप अगर टेक्नोलॉजी ले आएंगे और जो काम करे वो रेडी नहीं है, काम करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो रेसिस्ट करता है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, तो यही दिक्कत होता है। While implementing the new technology, the underdeveloped countries are need of foreign expertise
एंड प्रोफेशनल विच लीड टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए नया टेक्नोलॉजी लाएंगे तो आपको किसी से एडवाइस लेना पड़ेगा, तो फिर से खर्चा बढ़ेगा, है ना। इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री द लेवल ऑफ एजुकेशन रिमेन्स बिलो द मार्क एज सच इन डेवलपिंग नेशंस डायरेक्शन टेक्नोलॉजी इज डिफिकल्ट प्रोसेस, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है क्योंकि हमारे डेवलपिंग कंट्री में लेवल ऑफ एजुकेशन उतना हाई नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सके। यूज करना अच्छी बात है, बट अगर एजुकेटेड नहीं है लोग, नहीं चला पा रहे, तो फिर उतना इन्वेस्ट करके क्या फायदा। तो ये सारे डिफिकल्टीज होते हैं इन द वे ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। सारे इस तरह से अच्छे अच्छे आंसर आपको मिलेंगे जो याद रख एग्जाम के लिए, है ना। व्हाट इज द नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब क्या होता है, सिंपली कि इट इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग करेंट लाइबिलिटीज बाय कैश पेमेंट इन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, है ना। जो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, सेल परचेज, है ना, सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू करते हैं, है ना। कोई भी डिवेंचर इशू करके ये सब पे नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज करेगा टू पे द ऑर्डिनरी कॉस्ट इन बिजनेस, जो खर्चे हो रहे, टू पे द रेगुलर एक्सपेंसेस। ओके। नीड, आखिर नीड क्या है इसका, क्यों हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंस को मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंस को हम लोग क्यों रेज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसका, इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब क्या, इस शॉर्ट टर्म जो पेमेंट है उसको आसानी से हम पे कर सकें। जैसे हमने उधारी लिया किसी से, रेंट पे करना है, तो कहां से करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से करेंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, सब क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ना। कैश क्रेडिट हो गया, आगे सब आएगा क्वेश्चन, सभी आएंगे ऐसा क्वेश्चन। इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द क्रेडिट बाय प्रॉम्प्ट पेमेंट। देखिए अगर आपके पास पैसा है, आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, तो अपना क्रेडिट आप मेंटेन कर सकते हैं, अपना गुरु बना सकते हैं एडवांस पेमेंट करके। देखिए आप कहीं भी जाइएगा खरीदने के लिए, तो आपको कुछ एडवांस पेमेंट करना पड़ता है ना। जिससे क्या होगा, वो साख बढ़ेगा। फर्स्ट टाइम पेमेंट करके सेकंड टाइम मान लो पैसा ना दे रहे हैं ना, ना सर पे कर देंगे, तो आपको आराम से पे कर सकता है, क्योंकि पता है आप पे कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम आपने पे किया था। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस से क्या होता है, आप एडवांस पेमेंट कर सकते हैं सप्लायर को, ठीक है। इसका इट इज रिक्वायर्ड टू इनेबल द प्रोप्राइटर टू कंडक्ट बिजनेस इफिशिएंटली। आपके पास पैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रहेगा, तो आप बिजनेस को इफिशिएंटली कर सकते हैं। और डे टू डे खर्चे जो होते हैं, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी एंड रेंटेड, इसी से पे करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। ओके, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। सिंपल, शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब क्या, शॉर्ट टर्म नीड्स जो है, जो डे टू डे खर्चे होते हैं उसको पे करने के लिए हम लोग क्या इकट्ठा करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल आएगा क्या क्या आते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस में। देखो वर्किंग कैपिटल भी इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। फ्लोटिंग कैपिटल इसी को बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं इसी को। तो दो तीन नाम है इसका, तो आगे बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है। ये लॉन्ग टाइप हो गया, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर एन एंटरप्राइज, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सिंपल, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है भाई, इट रिफर्स टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन, है ना। एस्टिमेट करते हैं कैपिटल कितना चाहिए, कितना होनी चाहिए, और कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस हमको चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, इक्विटी शेयर चाहिए, प्रेफरेंस शेयर चाहिए, क्या चाहिए। तो ये डिसाइड कहाँ करते हैं, एडवांस में, फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं। प्लानिंग क्या होता है, थिंकिंग एडवांस, डिसाइडिंग एडवांस में बोलते हैं प्लानिंग। हाउ मच टू स्पेंड, कितना खर्चा करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पर खर्चा करना है, अकॉर्डिंग टू फंड्स। ठीक है, ये क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब थिंकिंग एडवांस, प्लानिंग एडवांस, कि भाई कैसे खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, ठीक है, और कितना आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, कहाँ कहाँ से रेज करेंगे, कितना इक्विटी से रेज करेंगे, कितना प्रेफरेंस से रेज करेंगे, कितना डिवेंचर रेज करेंगे, कितना ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट करेंगे, कितना कैश रखेंगे। ये क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। ओके, देखिए मैंने इंपॉर्टेंस भी डाल दी। इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल, ये फोरकास्ट करता है ना। उसके बाद ये अवॉइड बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा है, आप कुछ पैसा रिजर्व रखें,
तो मान लीजिए अचानक आपका लॉस हो गया, तो आप वहां से उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो इस अवॉइडिंग, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज एंड हेल्प द कंपनी टू प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर्स। ओके, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस बिजनेस फंक्शंस जैसे सेल्स, प्रोडक्शन फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सिंपल। अगर आपके पास अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग है, तभी आप अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा बिजनेस का, तभी सेल्स होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस से चलेगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, सभी आपस में लिंक होते हैं। दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, अगर इन्वेस्ट करना था, आपको पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, तो कैसे डिसाइड होगा, ये आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा रहेगा, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते, तभी आप पैसा अच्छे से जगह रेज कर सकते कम कॉस्ट में। ओके, main objective of financial planning is to ensure that enough fund are available at the right time। देखो right time पे आपको enough fund होना चाहिए। if adequate fund are not available, अगर adequate fund available नहीं है, तो firm will not be able to honor its commitment and carry out its plan। अगर मान लीजिए आप किसी से लोन लिए, है ना, आपको 10 साल बाद पे करना, अगर पैसा नहीं है, वो प्लान नहीं कि 10 साल के बाद वो 10 लाख कैसे अरेंज करें पैसा, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो फिर ऑनर नहीं कर सकते आप ना, जो आपने कमिटमेंट किया था वो आप ऑनर नहीं कर सकते। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टर्स है भाई, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है ना, ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर है तो ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, नेचर ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस कैसा है ना। तो ट्रेडिंग मतलब क्या, आपको ज्यादा रॉ मटेरियल रखना है, फिनिश गुड ज्यादा नहीं, बस आप परचेज करेंगे सेल करेंगे, तो आपको इसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं जरूरत पड़ता है, ठीक है, कम में हो जाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, है ना, तो आपको कैपिटल ज्यादा लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी, है ना, क्रेडिट पॉलिसी मतलब क्या, सिंपल, गुड्स आर, देखो नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट बेसिस से सेल परचेज तो होता ही बिजनेस में, ये तो फिक्स है ना। अगर मान लिया आपका क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, जैसे आप किसी उधार ले रहे हैं और बोले कि ठीक भाई दे देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कैश कम रखेंगे ना, और बोला कि नहीं हमको तुरंत चाहिए भाई। अगर क्रेडिट पॉलिसी आपका स्ट्रिक्ट है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। गॉट इट। तो ध्यान रखिएगा, वही लिखा हुआ कि लिबरल पॉलिसी में क्या होता है, आपको लेस कैश जरूरत पड़ता है, ठीक है, कम कैश आपको रखना पड़ता है, मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल कम मेंटेन करना चल जाएगा। सीजनल फैक्टर मतलब डिसाइड करता है, सीजन डिसाइड करता है कितना आपको रखना है नहीं रखना है। देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल अवेलेबल सीजनली लाइक शुगर्स इंडस्ट्री, है ना। सम गुड्स आर सोल्ड पर्टिकुलर सीजन लाइक वुलन, जैसे ऊन जो बिकता है या स्वेटर बिकता है, छाता बिकता है, एक पर्टिकुलर सीजन में है ना, तो वो सीजन में आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है, कूलर्स, गर्मी के दिन में कूलर्स चाहिए, उस टाइम अगर कोई बिजनेस कर रहा है, एसी कूलर बेच रहा है, तो ठंडे के मौसम में उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगा, ज्यादा मेंटेन करेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक, गर्मी के दिन में नहीं चाहिए उसको, तो गर्मी के दिन में कूलर चाहिए, ठंडा के दिन में नहीं चाहिए, सिंपल, ठंडा दिन में हीटर बिकेगा। तो सीजनल फैक्टर ये हो गया। प्राइस लेवल चेंजेस, देखिए प्राइस मतलब इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर इन्फ्लेशन घट रहा है, मतलब अगर डिफ्लेशन हो रहा है ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, और घटेगा अगर मतलब डिफ्लेशन होगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि वाजिब है ना कि आपको मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा खरीदने के लिए, तो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। मार्केट मार्केट कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना, कैश ज्यादा रखना पड़ेगा, स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है स्टॉक, तो फिर कहीं और से ले लेगा वो, सिंपल सी बात।
तो डिपेंड करता है मार्केट में कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन ज्यादा है ना, आप बिजनेस कर रहे हो वही अगल बगल कर रहे हैं, तो स्टॉक हमेशा मेंटेन करना। स्टॉक मेंटेन करना मतलब आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखिए 4 रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड, रॉ मटेरियल, मशीन और इक्विपमेंट आ जाएंगे, सिंपल है ना। टेक्निकल में क्या आपका इनोवेटिव टेक्निक्स आएंगे। ठीक है, जिसमें किसमें मदद करते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं, इंफॉर्मेशन और इसमें मदद करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, स्टाफिंग हमने पढ़ा हुआ है, स्टाफिंग याद है ना। स्टाफिंग में क्या करते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं भाई, मैनेजर आते हैं, टेक्नीशियन आते हैं, स्किल एंड नॉन स्किल एम्प्लॉय आते हैं। और ये क्या मोस्ट ऑपरेटिंग एक्टिव वर्क होता है इसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज में। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स में पैसे, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, इसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, वही ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ये सब क्या आपके वर्किंग, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल है एक्चुअली, शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, ब्रांड। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रांड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड। तो ब्रांड क्या होता है, सिंपल, ब्रांड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी थ्री। ठीक है, नेम, सिंबल और डिजाइन को क्या बोलते हैं हम, ब्रांड बोलते हैं। नेम, सिंबल और डिजाइन तीनों को मिला दे क्या बनता है, ब्रांड बनता है। ठीक है, इसके गुड ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, गुड ब्रांड जो होते हैं उसको प्रोनाउंस प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करने में, प्रोनाउंस करने में आसानी होना चाहिए, स्पेल करने में आसानी होना चाहिए और साथ में रिमेम्बर हो अच्छे से। ऐसा नाम ना कभी याद ही ना हो, तो टाटा, बाटा, रिलायंस कितना इजीली याद होता है ना। और एट्रेक्टिव, अट्रैक्टिव है ना, लगना चाहिए कि हाँ सच में अच्छा लग रहा है। ठीक है, और होना चाहिए यूनिक, होना चाहिए यूनिक, अलग होना चाहिए, तभी तो आपको याद रखेंगे ना। इसके बाद वो ब्रांड नेम आपका रजिस्टर होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब रिलायंस कंपनी का ब्रांड ले लिए, रिलायंस हम भी रखेंगे नाम, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वही ब्रांड आप चूज करें, वही नाम यूज करें अपने बिजनेस का जो कहीं रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, किसी को कॉपी नहीं कर सकते हम ब्रांड को। ठीक है, तो इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड। और ब्रांड जब ब्रांड रजिस्टर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चूज द नेम, स्टेइंग पावर, इट शुड बी नॉट गेट आउट ऑफ डेट, है ना। आउटडेट नहीं मतलब लेटेस्ट हमको यूज करना पड़ेगा, लेटेस्ट नेम यूज करना पड़ेगा ताकि लोग उसको अच्छे से देखें, मतलब अच्छे से उसको यूज करें, आपकी ओर अट्रैक्ट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है सेट वन का। मैनेजमेंट पूछ दिया, मैनेजमेंट क्या होता है भाई और इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये सबको पता होगा है ना। क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना। इफेक्टिव मतलब क्या, टाइमली कंप्लीट होना कोई भी काम, और एफिशिएंटली मतलब क्या, कॉस्ट कम। तो इसके देखिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है ना। उसके बाद ऑल परवेसिव मतलब हर जगह होता है भाई, है ना, चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लोअर मिडिल लेवल, हर जगह क्या होता है, मैनेजमेंट जरूरी होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना। देखो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये चलते रहते हैं बाद में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग होता है ना। ठीक, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। उसके बाद क्या आता है, ग्रुप एक्टिविटी, बोले ना, ग्रुप, इन अ ग्रुप एज ए टीम वी कैन अचीव मोर। ठीक है, तो ग्रुप मतलब क्या, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, एक कॉमन डायरेक्शन में जाते हैं, कॉमन गोल अचीव करने के लिए सब मिलकर काम करते हैं, सभी अपना अपना काम करते हैं, है ना, ताकि जो भी गोल है उसको अचीव कर सके। ओके, क्वेश्चन इसी में 5 है, डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है, मतलब ये एज पर इन्वायरमेंट आपको चेंज होना पड़ेगा, मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ेगा, अडेप्ट इटसेल्फ फॉर चेंजिंग द इन्वायरमेंट, है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल environment which consists of various social, economic, political factors। ठीक है, तो आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। फाइनली हम लोग सेट वन कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, कमेंट भी करें कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, चलिए तो अब सेट टू की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ओके, नाउ स्टार्टिंग सेट टू। ठीक है, सेट टू स्टार्ट करते हैं जी। चलिए तो सेट
टू का सेट टू का पहला क्वेश्चन ये रहा, सेट टू का मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सेट टू का पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू परचेज लैंड। ठीक है, लैंड परचेज करने कैसे कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स इज रिक्वायर्ड टू परचेज लैंड, है ना। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये क्या है, फिक्स कैपिटल होते हैं। ठीक है, तो अगर लैंड ले रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल यूज करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लेके आप लैंड नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपको कब पे करना है भाई, तुरंत पे करना है ना। और लैंड को परचेज करके क्या करें, तुरंत तो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा उससे ना। तो इसीलिए जब आप लैंड परचेज करेंगे तो आपको फिक्स कैपिटल यूज करना पड़ेगा उस वक्त। ठीक है, व्हाट इज फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मतलब क्या होता है, सिंपल, जिसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, है ना। क्या होता है, लॉन्ग टर्म टेंजिबल एसेट होते हैं जो जेनेटिक इनकम, है ना, मतलब इनकम जो जिससे जनरेट होता है, जैसे मशीन हो गया, मशीन से क्या इनकम ही जनरेट होगा ना, प्रोडक्शन होगा, उससे पैसे आएंगे, सिंपल सी बात है। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है कैपिटल एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट इक्विपमेंट, ये सब क्या है हमारे फिक्स एसेट। इसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, जैसे परचेज कर लिया तुरंत हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ओके, तो फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, जिसका फायदा क्या होता है, फ्यूचर में लेते हैं, मतलब उससे हम इनकम जनरेट करते हैं, इनकम। ठीक है, इनकम जनरेटिंग इसका मेन मतलब फीचर्स होता है फिक्स एसेट का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डिबेंचर क्या, देखो सेम क्वेश्चन, इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि कर चुके हैं, है ना। सेट वन में सेम क्वेश्चन था, डिबेंचर क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ गया, है ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब क्या, कि वो फाइनेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग रेज करते हैं उस फाइनेंस को, और नॉर्मली क्या होता है 7 से 20 साल होते हैं। देखो जो भी मैंने आंसर आपको लिखा है यहाँ पर, वो आपके बुक से है ना, जहां तहां से मैंने कॉपी नहीं किया है, आपके बुक से बस मैंने लिया है वहां से पॉइंट, जो आपके एसबीडी है, एनसीईआरटी है, वही से पॉइंट लिया मैंने, है ना। टू द पॉइंट मैंने लिखा है ताकि एक्स्ट्रा आप ना पढ़े अभी एग्जाम के टाइम में, जो टू द पॉइंट आपको एग्जाम लिखना वही पढ़े, वही बार बार रिवाइज करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एग्जाम्पल क्या है आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड शेयर डिवेंचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं फिक्स कैपिटल। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, फिक्स कैपिटल, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है भाई, सिंपल, कि मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटी विच इज कंसर्न विथ इफिशिएंट एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, जो आपका फाइनेंशियल मैटर्स है, जो आपका मनी है, कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, डिविडेंड कितना बांटेंगे भाई, इसको मैनेज करने के लिए, इसको प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, है ना। ताकि कहीं पे एक्स्ट्रा पैसा खर्चा ना हो जाए, है ना, पैसा ऐसा ऐसा जगह रेज करके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, सिंपल सी बात, पैसे को मैनेज करने के लिए, कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न कितना मिलेगा, कितना बांटेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे फिर से पैसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिए एक और इसका मैंने लिखा हुआ है कि एक्विजिशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ओवर बिजनेस फाइनेंस। जो मनी है, जो पैसा बिजनेस है ना, उसको कहाँ से एक्वायर करे, कहाँ मैनेज करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे, ठीक है, कितना डिविडेंड बांटे, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, सिंपल। तो फिर से पूछ दिया वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल सिंपल इसी को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल बोलते हैं। देखो नया नया टर्म आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है ऐसा भी, है ना। अरे ये क्या होता है, कभी पढ़े नहीं थे, बता रहे हैं अच्छे से। ठीक है, इसी का नाम है, वर्किंग कैपिटल का नाम है सर्कुलेटिंग कैपिटल, रिवॉल्विंग कैपिटल। ये क्या होता है, सिंपल, कि दैट कैपिटल विच इज यूटिलाइज फॉर मीटिंग करंट लायबिलिटीज बाय कैश पेमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और सिंपल बोले डिफरेंस जो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब CA - CL। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी को बोल सकते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर आपका सही होना चाहिए, मतलब दोनों सही है बट ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट नहीं ना, अकाउंट में लिखते CA - CL,
आपका क्या है, ये ईटीपी है, कि आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल? ताकि हम डे टू डे बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम मीट कर सके, है ना, करंट लायबिलिटी को मीट कर सके ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, सेट 1 में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो हो चुका है, तो प्लीज वहां से देख लीजिएगा, है ना। सेम चीज यहाँ लिखा है मैंने, इट इज सम ऑफ टेक्निक्स, एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट, प्रोसीजर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको ये याद करना अच्छे से, ठीक है, याद करने की कोशिश करें यही पॉइंट को, और इसी को एग्जाम में लिखना है। आपके मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, है ना। तो 5 मॉडल पेपर एकदम अच्छे से घोल के पी जाइए, घोल के, है ना, बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। तो 8 में क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज? टेक्निकल रिसोर्सेज 4 रिसोर्सेज था ना, टेक्निकल था, फिजिकल था, ह्यूमन था, और क्या था, एक और था। चलिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज क्या था, क्या है? इट इज यूज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो क्या होगा, उससे उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट कम लगेगा, है ना। इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ प्रोडक्शन होगा, मतलब ज्यादा होगा प्रोडक्शन, कॉस्ट कम लगेगा, ज्यादा होगा प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड, देखो यूजेस कहाँ कहाँ है, वही तो इंपॉर्टेंस है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन देने में यूज करते हैं, देखो टेक्नोलॉजी यूज करें हम लोग, है ना, फोन, इंटरनेट, ये सब क्या टेक्नोलॉजी है। नए नए मशीन आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो कॉस्ट कम लगेगा, दूसरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तीसरा हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, कम्युनिकेशन में, ऑपरेशन ऑफ मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए टेक्निकल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल? इससे वर्किंग वर्किंग मतलब क्या, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, है ना। इसका एडवांटेज क्या है भाई, इट मेंटेन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेंटेन करता है। शॉर्ट टर्म में पे करना हमको क्या क्या, सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है ना। शॉर्ट टर्म लोन पे करना, अगर पास कैपिटल रहेगा तभी तो पे कर पाएंगे ना, आपके कैश रहेगा तभी तो पे कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आपका मेंटेन होगा इससे, ठीक है। एंड इट मेंटेन क्रेडिट बाय प्रॉम्प्ट पेमेंट, देखो ऐसा लास्ट भी था, एक क्वेश्चन था इससे पहले सेट 1 में, जितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। और इससे क्या होगा, बिजनेस इफिशिएंटली चलेगा, टेंशन नहीं रहेगा भाई, पैसा है तो क्या है, पैसा है तो कुछ भी हो सकता है ना, आराम आसानी से काम होगा, इफिशिएंटली काम होगा। और इट इज नेसेसरी टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, है ना, डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, इट नेसेसरी फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, व्हाट डू यू मीन ह्यूमन रिसोर्सेज? देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, सिंपल, आपने पढ़ा हुआ चैप्टर क्या, स्टाफ ही पढ़ा होगा। देखो बेसिकली बता रहे हैं, ये जो ईटीवी है ना, वो चनाचुर बोलते हैं, चनाचुर, ये क्या है, चनाचुर है। थोड़ा सा अकाउंट्स है इसमें, बीएसटी है, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी है, सबको मिक्स करके बनाया गया ईटीपी, है ना। तो अगर आप बीएसटी पढ़े तो आराम से इसे कर लीजिएगा, कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ के, मतलब सोचिए 80% आपका मैच करेगा, 60 to 80%, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आता है भाई, कंप्राइज ऑफ मैनेजर्स, टेक्नीशियन, स्किल्स एंड नॉन स्किल्स एम्प्लॉयज, सिंपल। इससे पहले क्वेश्चन था सेट 1 में, जो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। बाकी एन एंटरप्रेन्योर कैन परफॉर्म ईच एक्टिविटी बाय हिमसेल्फ, सो ही डिपेंड ऑन, देखो बोला कि ही कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट होगा, ही कैन नॉट परफॉर्म ईच एक्टिविटी, सारे काम अपने से नहीं कर सकता है ना, सारा काम अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए उसको क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ताकि किसी से काम करवाएं, अच्छे से काम हो, ठीक है। विदाउट ए जॉइंट इंडेवर्स, इंडेवर मतलब क्या, कोशिश, प्रयास, एंड कोऑर्डिनेशन, अ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी रन सक्सेसफुली, अगर सभी लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपस में, तो फिर कोई भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हम रन नहीं कर सकते, उससे प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते ना, ठीक है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है। स्टाफिंग पढ़ते हैं, स्टाफिंग पर तो वही ह्यूमन रिसोर्सेज है, ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स? ये पढ़ा हुआ, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं भाई, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ दिस शेयर्स
आर ऑथेंटिक ओनर्स होता है, मतलब मेन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, इक्विटी शेयर के पास है। हाँ लेकिन इसको सबसे लास्ट में मिलेगा, है ना, डिविडेंड कब मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, आफ्टर आफ्टर पेइंग इट टू प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे, बचेगा तभी पे करेंगे इक्विटी शेयर को, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स मोर कॉमनली प्रेफर स्टॉक इसको बोलते हैं, उसको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर से, पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी मिलेगा, है ना, ध्यान रखना। और इनके इंसॉल्वेंसी मतलब मान लो बिजनेस डूबने जा रहा है, मतलब बिजनेस भाई शट डाउन होने वाला है, बंद होने वाला है, तो जो भी बेच बाच के आएगा पैसा पहले किसको मिलेगा, पहले किसको पे आउट करना है, प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद में इक्विटी शेयर को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, व्हाट आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, टू एग्जाम्पल है दीजिए। तो लिखा हुआ द अदर एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज, सच एक्सपेंडिचर आर इंक्लूडेड इन द पार्ट ऑफ सिस्टम। तो इनडायरेक्ट देखिए एग्जांपल समझते हैं, वेज टू स्टोर द पर्सन, स्टोर टाइम कीपर जो है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर जो है, सैलरी टू क्लर्क है, एडवर्टीजमेंट, ये सब क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मतलब क्या, जो डायरेक्टली दिख रहा है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी कितना कॉस्ट पता चल रहा है ना, ठीक है, लेकिन जो ऑफिस में काम कर रहा है बंदा, है ना, वो भी तो एक कॉस्ट हो गया ना, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। गॉट इट। तो जो इनडायरेक्टली एट्रीब्यूट होते हैं कहां पर, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज, जो बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल दो तीन दे दिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस। देखो डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि पहले मिलेगा डिविडेंड, है ना, फिक्स रेट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है, अगर इस साल मिला अगले साल मिल जाएगा, है ना, ध्यान रखना। प्रेफरेंस शेयर प्रायर क्लेम, पहले ही मिलेगा भाई, अगर बिजनेस वाइंडिंग अप हो रहा है ना, या इंसॉल्वेंसी केस हो गया, तो पहले किसको मिलेगा, पहले मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद में इक्विटी शेयर। और उससे कम रिस्क है भाई, सिंपल सी बात है, पहले मिलेगा तो कम रिस्क है ना। सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, इसमें, किसका सबसे ज्यादा रिस्क है, सबसे ज्यादा रिस्क आपका है किसका, इक्विटी शेयर का ना, इसको सबसे लास्ट में मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। मार्केटिंग क्या होता है, सिंपल, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग is a process of acquiring customers and maintaining the relations with them, at the same time matching needs and wants with the services or product offered by organization, which ensure the organization will become profitable। देखिए मार्केटिंग मतलब ये मत समझिए कि सेल परचेज होता है, इसमें बहुत कुछ आते हैं, है ना, कस्टमर का नीड क्या है उसको देखते हुए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और मार्केटिंग क्या होता है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड ऑफर्ड बाय डूइंग ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली नीड्स टू सेटिस्फाई। देखो सिंपल एक क्रक्स क्या वर्ड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब वो सब एक्टिविटी सब आते हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करें, सब आएगा मार्केटिंग के अंदर। गॉट इट, इसको याद कर लीजिएगा, है ना, एक आप याद कर लीजिएगा। देखिए ये बेसिकली तीन मार्क्स है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखे आगे मार्क्स नहीं मिलेगा, दो एक ही मिलेगा मार्क्स, तो इसका थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब तो 3 पॉइंट और लिखना पड़ेगा। नीड्स इसका क्या है, नीड्स इसका मेन एलिमेंट है मार्केटिंग का, वांट्स है और डिमांड्स। ठीक है, तो तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों पॉइंट लिख के आने हैं। 3 मार्क्स का सिर्फ डेफिनेशन लिखने से 3 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग फोकस किसमें करता है, तीन चीजें होती हैं, नीड्स, कि नीड्स क्या है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, और वांट्स क्या है, मतलब चाहता क्या है, चाहते क्या हो। ठीक है, और थर्ड में डिमांड, कि डिमांड कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, डिमांड मतलब क्या, नीड एंड वांट सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे। डिमांड कैसे क्रिएट होगा, जब पर्सन के पास एबिलिटी टू पे हो, मतलब वो पे कर सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो 5 फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, आई थिंक ये आपको आता होगा। ठीक है, जस्ट एक दो लाइन याद करना है ना। 5 मार्क्स का तो कम से कम पांच पांच तो होते हैं प्रोसेस, और 5 आपको लिखने भी पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल के कैसे कैसे अफेक्ट करेगा जी, तो देखते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है ना, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, वो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए ना, ह्यूज अमाउंट चाहिए, क्योंकि आप क्या करेंगे, एसिड लेंगे,
और ट्रेडिंग है सिंपल, ट्रेडिंग मतलब क्या, आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, सिंपल परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसमें ना, तो आपको स्मॉल कैपिटल चाहिए, कम चाहिए कैपिटल। बिजनेस साइज बड़ा बिजनेस तो ज्यादा चाहिए, छोटा बिजनेस कम चाहिए। स्कोप बिजनेस, आपको बिजनेस हर जगह फैला हुआ है, तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, कम जगह एक ही जगह तो कम चाहिए, सिंपल। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, है ना, if the entrepreneur decide acquire assets on lease or rental basis, less amount of fund for fixed asset will be needed for। अगर देखिए, अगर क्या कर रहे हैं आप, लोन से ले रहे हैं, मतलब आप लीज में ले रहे हैं, लीज मतलब इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं कोई भी सामान, कोई भी एसेट्स, तो आपको फीस कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए ना। मान लो परचेज करें डायरेक्टली, ज्यादा चाहिए कैपिटल। डिपेंड करता है आपका फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, आप लीज में दे सकते हैं तो आप कम चाहिए कैपिटल, फीस कैपिटल। पांच में क्या आपका, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट some processes of production to others, limited assets are required to carry out production, it would minimize the fixed capital requirement business। ठीक है, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कैपिटल कम लगेगा, है ना। मतलब बहुत सारा काम जो आप नहीं कर सकते हैं, तो किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, भाई मेरा काम कर दो, तो काम करेगा। ये खुद काम करेंगे तो आपको मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्लान लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा कैपिटल चाहिए। अगर किसी कराएंगे तो कम चाहिए capital, बस रेंट आपको पे करना है, सिंपल। इक्वेशन ऑफ ऑल एसेट्स, है ना, ऑल एसेट मिल जा रहा है तो अब कम लगेगा, सिंपल। नया लेंगे तो ज्यादा लगेगा, सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या है भाई, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स। ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या है, ट्रेड क्रेडिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स हो गया। ये क्या आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एग्जाम्पल है ना। देखिए आपके 3 मार्क्स के है ना ये, सॉरी 5 मार्क्स के, तो आपको कम से कम 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना, 10 लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे इसमें। ये स्टेट क्वेश्चन है ना, थोड़े कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपल। डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड्स सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर कौन कौन आते हैं, कस्टमर आते हैं, कंपनीज आते हैं, गवर्नमेंट आते हैं, बहुत क्या आते हैं। ठीक है, तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या क्या हो सकता है उद्यमी का, एंटरप्रेन्योर्स का। तो पहले देखते हैं कस्टमर का क्या क्या हो सकता है। कस्टमर भी क्या सोसाइटी का पार्ट होता है ना। तो कस्टमर क्या करेंगे, प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस एट राइट प्राइस, गुड सिक्योर पैकिंग देंगे, पोस्ट सेल सर्विस देंगे, और क्या टेक केयर करेंगे कस्टमर का नीड एंड सेटिस्फेक्शन का। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट शुड इंकरेज स्टेबिलिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी शुड बी देयर, वर्किंग आवर एंड कंडीशन मस्ट बी। देखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप जो वर्कर काम कर रहा है उसके प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल उसको वर्क अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, है ना, उसको जॉब सिक्योरिटी देना, कि भाई कुछ नहीं होगा, अच्छे से काम कीजिए, आपको कभी भी नहीं निकाल देंगे ऐसे वैसे, है ना। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय। इसके बाद टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर क्या करेंगे, अच्छा रिलेशनशिप बना कर रखेंगे, है ना, टाइमली पेमेंट करेंगे, और एनफ मनी फॉर सप्लाई होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का क्या होगा, उसके क्रेडिट को सिक्योर रखेंगे, है ना, टू पे आउटस्टैंडिंग क्रेडिट विथ इंटरेस्ट, टाइमली पे कर देंगे जो भी इन्वेस्टर है। टू प्रोवाइड नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस, उसको बिजनेस के लिए, बिजनेस के रिगार्डिंग जो जरूरी नॉलेज है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपका बिजनेस, ये आपका बिजनेस यहाँ इन्वेस्ट करने वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दो और आपके बुक में मिल जाएगा, है ना, कि इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जनरल पर्पस। देखो आपको 5 लिखना है ना, 5 पॉइंट लिखना है, 5 में आपको दो दो लिखने हैं, तो पूरा मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे है ना, जैसे इसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स, इसमें 2 पॉइंट लिखिएगा, इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, तो आपको 5 5 पूरा मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने दे दिया आपको बैलेंस शीट, 3 तरीके बने बैलेंस शीट, कोई भी लिख सकते हैं आप, है ना। ये आपका बैलेंस शीट हो गया, एक एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एक आपको कंपनी बैलेंस शीट ये हो गया। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है, ये लिखना है, जो साइड है उसके ऊपर लिख लेंगे एसेट, एसेट और लायबिलिटीज, इसके अंदर जो हेडिंग्स को लिखना है, शेयर होल्डर फंड, ये ये, ठीक है। इसके बाद नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, इसके 1 2 पॉइंट अंदर लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। फिक्स एसेट्स, है ना, मतलब शॉर्ट में लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है, बस। ठीक है, तो हम लोग फाइनली सेट 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, चलते हैं सेट 3 की और। ठीक है,
आई होप मेरा प्रयास आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर दे रहा होगा, है ना। मैंने आंसर को बहुत अच्छे डिजाइन किया है ताकि आपको याद रह सके, है ना। जो लंबे लंबे आंसर लिख के दे देंगे तो क्या नतीजे, बोलिए। याद तो कुछ होना चाहिए ना। तो चलिए अब सेट थ्री की ओर, सेट थ्री अभी करने वाले हैं। सेट वन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, तो मैं बात बीच बीच में बताते रहूंगा रिपीट क्या क्या हुए हैं, है ना। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो एथिक्स क्या होता है, सिंपल सी बात कि क्या करना है क्या नहीं करना है। व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, मतलब बता दे करेक्टर, बता करेक्टर कि करेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब क्या करना है, क्या डोंट है, क्या डूज है बिजनेस में, वो क्या आपका बिजनेस एथिक्स है। ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है भाई, वो डीलिंग वेरियस प्रोसीजर्स एथिकली, है ना। द मोटिव टू प्रिवेंट अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिक्स मतलब क्या, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस, मतलब क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, इसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। सिंपल, है ना। स्टाफिंग क्या होता है, सिंपल है कि हायरिंग एलिजिबल कैंडिडेट, सिंपल, स्पेसिफिक पोजीशन में। और क्या होता है, फिलिंग द वैकेंट पोजीशन एट द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब। ठीक है, दो मैंने दे दिया, दोनों में को एक लिख दिया, एक मार्क्स मिलेगा, एक ही मार्क्स का है ना। एक या दो लाइन में, मैक्सिमम दो लाइन में आंसर देना है इसका, ठीक है। इसके बाद सेल्स प्रमोशन फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। ये रिपीट क्वेश्चन था, सेट वन सेट टू में था, तो रिपीट है भाई, बता दिए थे कि प्रमोशन, प्रमोशन क्या है, एक प्रमोशन क्या है आपका, मार्केटिंग मिक्स है ना। और प्रमोशन के अंदर क्या होता है, एक सेल्स प्रमोशन आता है, सेल्स प्रमोशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, पब्लिसिटी आता है, एक पब्लिक रिलेशन आता है ना। तो इसी के अंदर क्या था, सेल्स प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के, पर्सनल सेलिंग को छोड़ के, और आपका पब्लिसिटी को छोड़ के, क्या जो भी आप काम कर रहे हैं, जो आपका मार्केट को स्टिमुलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। और ये नॉन रैंकिंग होते हैं, टेम्पररी होते हैं। सेम क्वेश्चन था, सेट वन सेट टू में था, अभी किया। फिक्स कॉस्ट क्या होता है भाई, जो चेंज नहीं होता है, जैसे रेंट, रेंट पे कर रहे हैं क्लासरूम का, ये तो फिक्स है ना भाई, कि हर महीने 10,000 पे करना है, 20,000 पे करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या बोला गया है कि फिक्स एसेट रेफर्स टू अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सोल्ड। जैसे मेरा कोचिंग है, हम एक बच्चे पढ़ेंगे तो भी लगेगा 10,000, है ना। और पढ़ेंगे 50 बच्चे पढ़ेंगे तो भी 10,000 लगेगा, ये फिक्स होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फिक्स है आपका, रेंट फिक्स है, सैलरी फिक्स है, मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है ना। विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम और सेल। अगर जैसे मान लिया एक फैक्ट्री, आपका फैक्ट्री में मान लीजिए आप रेंट में लिए हैं, कोई भी मशीन को रेंट में लिए, उसको बना रहे हैं आप, एक दिन में 10 बनाइए, 20 बनाइए, 25 बनाइए, आपका उतना ही रेंट लगना है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है भाई, जो रिमेन अनचेंज होता है विथ इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गुड सर्विसेज। और नॉर्मली टाइम होता है, टाइम बेसिस होता है नॉर्मली, जैसे इंटरेस्ट हम लोग टाइम पे करते हैं, रेंट टाइमली पे करते हैं, एक महीना में पे करेंगे, सप्ताह में पे करेंगे, तो नॉर्मली ये टाइमली बेसिस होता है ना, ध्यान रखना। पांचवा में क्या है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है भाई, पब्लिक डिपॉजिट इज द सोर्स ऑफ फंड फॉर प्राइवेट एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज। इट मींस एक्सेप्ट फंड फ्रॉम पब्लिक ऑफ डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑफ दिस आर मोर देन इंटरेस्ट विच इज। देखिए पब्लिक डिपॉजिट क्या, अनसेक्योर्ड होता है, जैसे हम लोग जमा करते हैं बैंक में ना, सेम कंपनी क्या करती है, इशू मतलब कंपनी को, कंपनी में जमा कर सकते हैं हम, डिपॉजिट कर सकते हैं, वो बाहर वो सर्टिफिकेट देगा अलग से पब्लिक डिपॉजिट का, जो कि थोड़ा अनसिक्योर होता है ना, हो सके डूब भी सकता है। सिंपल, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्पेसिफिक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज हाईली, बोला कि व्हाई डू वी नीड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, उससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अगर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं करेगा, है ना। आज हमारा इंडिया इतना ग्रोथ क्यों कर रहा है भाई, ग्रोथ रेट इतना हाई है, 8 से 10% जीडीपी रेट है ना। कुछ दिन पहले घट गया था, नेगेटिव में चला गया था, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, 5 से कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8 रहता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी
के कारण क्या होता है, अगर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे अच्छे से तो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पे की टर्म क्या है ये याद रखें, इकोनॉमिक ग्रोथ इज होता है, बस एक ही टर्म याद रखिएगा, क्यों चाहिए टेक्नोलॉजी भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उससे, है ना। इक्विटी शेयर क्या होता है इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ऑथेंटिक ओनर होता है भाई, है ना, वोटिंग राइट इसके पास होता है, और डिविडेंड बाद में मिलता है। डिविडेंड पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद मिलेगा इक्विटी में, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एंटरप्राइज। देखो पढ़ चुके हैं हम लोग, चार होता है, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स में आपको सिर्फ 4 लिखने से 5 नहीं मिलेगा, 3 आपको एक ही मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, लैंड कैपिटल लेबर ये फिजिकल रिसोर्सेज है, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल ये आपके फाइनेंशियल हो गए, मैनेजर्स टेक्नीशियन स्किल ये आपके ह्यूमन रिसोर्स हो गए, और टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, इनोवेटिव टेक्निक्स और प्रोडक्शन प्रोसेस आपके क्या हो गए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। तो मैंने देखिए जितना आपको लिखना है ना एग्जाम में, बस मैंने वही किया हुआ है। आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएगा दूसरे चैनल पे, लेकिन वहां पे बहुत डिटेल में सब लिख, तो बस कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैंने एक क्वेश्चन एक आंसर को डिजाइन किया अच्छे से, है ना, बहुत कुछ टाइप किया है, ठीक है। चलिए, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बहुत इससे मदद मिलेगा आपको, यही याद रहने वाले हैं, है ना। और लंबे लंबे पढ़ेंगे आंसर तो आपको याद नहीं रहेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखेंगे, है ना। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 फीचर्स पूछा है, तो क्या सिंपल गोल ओरिएंटेड और परवेसिव और आपका कंटिन्यूस, ये भी पहले पढ़ चुके हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है ना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। आखिर पैकेजिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्या की जरूरत पड़ेगी भाई, क्या एडवांटेज है बता दीजिए जरा। तो चलिए बताते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, और क्या सेल्स प्रमोशन और बेटर प्राइस में मदद मिलता है, ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहचानते हैं। ओके, ये क्या है आपके 4 आपके क्या है एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग है। आपको बस पॉइंट याद रखना है, अंदर का अपने से लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में डिफरेंस पूछा है, शेयर डिवेंचर। इसका मतलब क्या, देखो शेयर्स मतलब क्या होता है, ओन कैपिटल, है ना, मतलब जो मालिक का कैपिटल है, और ये क्या है, बोरोड कैपिटल, मतलब जो क्रेडिटर्स का कैपिटल है। ओके, होल्डर ये क्या होता है, शेयर होल्डर बोलते हैं इसको, डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। स्टेटस क्या होता है, ये होते हैं क्रेडिटर्स, ये होते हैं ओनर्स, सिंपल। और शेयर होल्डर डिविडेंड मिलता है इसको, शेयर होल्डर को, इसको मिलता है इंटरेस्ट। पेमेंट पहले किसको मिलेगा, पेमेंट प्रॉफिट से मिलेगा डिविडेंड, और यहाँ पर ये तो देना ही पड़ेगा, है ना। देखो डिविडेंड कब पे करेंगे, जब प्रॉफिट होगा। आपको पता होना चाहिए कि डिविडेंड पेमेंट कंपलसरी नहीं होता, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। फिर हमने अगर लोन लिया है, डिवेंचर लिया है, ठीक है, तो एनी हाउ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, एनी हाउ पे करना पड़ेगा। ओके, वोटिंग राइट किसको मिलता है, इसको वोटिंग राइट मिलता है, इसको नहीं मिलता है, सिंपल। एक को मिलता है, एक को नहीं मिलता है। इक्विटी को मिलेगा वोटिंग राइट, इसको नहीं मिलेगा डिवेंचर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लेबलिंग क्या होता है। लेबलिंग सिंपल सी बात है कि ये वर्बल इंफॉर्मेशन देता है, बताता है ना, कि क्या है, प्राइस कितना है, मैन्युफैक्चर क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसमें, क्या क्या आइटम यूज हुए हैं, कहाँ बना है, ठीक है। तो क्या क्या रहता है इसमें, सिंपल, कि नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोड्यूसर, कि भाई प्रोड्यूसर कौन है, कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, है ना, जैसे रहता है ना दवा में लिखा रहता है, बच्चे से दूर रखें, इतना टेम्परेचर में रखें। तो जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कहीं पर भी, कोई भी सामान में, वो आपका क्या है, पैकेट में रहता है, पैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन तो वो क्या आपका लेबलिंग है ना। देखिए इसमें आपको मैंने 10 लिखा हुआ है, बट आपको 5 लिखना है। आप ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपके 3 मार्क्स के हैं। तो आपको पहले थोड़ा सा मीनिंग लिखना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा, उसके बाद आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना है इसमें से, तो आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है भाई, सिंपल, ये क्या होता है,
जो भी मार्केटिंग फंक्शन है उसको मदद करती है ना। कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दैट एक्टिविटी रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सेटिस्फाई। देखो मेन क्या है भाई, सेटिस्फाई करना मैनेजमेंट का, मतलब मेन मकसद क्या होता है मार्केटिंग का, टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड जनरेटिंग ऑफ रेवेन्यू। देखो यहाँ पर आपको पूछा है 3 मार्क्स, 3 मार्क्स आपको 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा तब 3 मार्क्स मिलेगा। मैंने बोला ना कि जो भी मैंने आंसर डिजाइन किया है बिल्कुल आपको जो लिखना एग्जाम में वही मैंने डिजाइन किया, एक्स्ट्रा कोई भी पॉइंट ऐड नहीं किया है ना। आप इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, अब इसी को लिखना है एग्जाम में, पूरा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ओके, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल पूछा है भाई, दो दो एग्जांपल दे देते हैं। तो रेंट, सैलरी, प्रॉपर्टी टैक्स मैंने 3 दे दिए, यहाँ पे 3 4 दे दिया। ठीक है, तो लिख दीजिएगा 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कम होने चाहिए, 3 भी लिख सकते हैं, चलेगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। जस्ट वेट, जस्ट वेट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को बोलते हैं लॉन्ग टाइम, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, क्या नीड्स है, पहले प्लानिंग करती है मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है कि भाई कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा डिमांड है मार्केट में, है ना। फिर इसको स्टैंडर्डाइज करती है। स्टैंडर्डाइज मतलब सिंपल सी बात है कि जो जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड मतलब, जैसे बनता है ना साबुन, साबुन बनता है आपका 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, है ना, तो इतना प्राइस रहेगा। मतलब कुछ को फिक्स कर देना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेडिंग करना, ग्रेडिंग मतलब क्या, वही है कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग प्रोडक्ट एंड सिमिलर इन द क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सिमिलर नेचर, सिमिलर क्वालिटी के हिसाब से क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं सिंपल, आप बता रहे हैं आपको क्या होता है ग्रेडिंग एक्सप्लेन में। जैसे जो फल बेचता है ना, फल, तो जैसे फल कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, पता होगा। लेकिन उन लोग का एक रहता है खांचा ऐसे बना रहता है, तो वहां पर क्या करता है ना, एप्पल को रखता है, बड़ा यहाँ गिरता है, उसके छोटा यहाँ गिरता है, उसके सबसे लास्ट में गिरता है। मतलब ग्रेडिंग मतलब जो सिमिलर नेचर का है उसको एक जगह रखा जाता है। ठीक है, पैकेजिंग और लेबलिंग पता है, पैकेजिंग क्या होता है पता है, लेबलिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन देते हैं इसमें। तो ये क्या आपके मार्केटिंग के फंक्शन है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 आपको फंक्शन लिखने हैं। देखिए, आपको ना पॉइंट अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप पॉइंट अच्छे से याद करेंगे तो ही आपको याद रह पाएगा। ठीक है, एटलीस्ट देखो पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा, पॉइंट याद रखिए, पॉइंट लिखिए, अंदर में थोड़ा बहुत लिख दीजिए 1 2 सेंटेंस का, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 में 5। ठीक है, व्हाट आर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, IFCI का, कि पहले ग्रांटिंग लोन एडवांसेस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। देखो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री को सिर्फ लोन देती है ना। अंडर राइटिंग द इशू स्टॉक शेयर्स डिवेंचर, अंडर राइटिंग का भी काम करती है, गारंटी देती है, रेज्ड बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न इन कैपिटल मार्केट। ग्रांटिंग लोन्स टू फॉरेन करेंसी के लिए लोन मिलता है इंडस्ट्री को, यहाँ जो कुछ हो रहा है सब इंडस्ट्री को मिल रहा है। ठीक है, गारंटी देती है डेफर्ड पेमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट होता है ना, तो वो बाद में पेमेंट करती है, डेफर्ड में मतलब बाद में, फ्यूचर में पेमेंट करेगी, वहां पर भी क्या करती है, गारंटी देती है। ओके, तो ये आपके 5 फंक्शन आपको लिखने हैं, है ना, IFCI के, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब बेसिकली बनाएंगे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लोन देने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, मेंशन एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंटरप्रेट टुवर्ड कस्टमर। देखो कस्टमर वहां पे सबका साथ में लिखे थे, यहाँ पे सिर्फ कस्टमर का है। ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। कस्टमर भी सोसाइटी के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना है कि भाई राइट प्राइस में देना है ना, अच्छा पैकिंग करके देना है, पोस्ट सेल सर्विस देना है। ठीक है, टेक केयर करना है, उसका नीड क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, और साथ में रिटर्न का फैसिलिटी होना चाहिए। खराब हो गया तो क्या करेगा बेचारा, क्या होगा, खराब हो जाएगा तो ये भी जैसे आप कोई गुड्स लेते रहता है ना फैसिलिटी, जैसे मेरा लैपटॉप लिए थे हम, तो निकल गया था खराब, तो रिप्लेस हो गया फिर से रिटर्न आ रहे, रिफंड हो गया पैसे। तो ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए, है ना। डिसेंट रिलेशंस एंड रिपोर्ट विद कस्टमर, अच्छा रिलेशन बना करना पड़ेगा तभी
अच्छा है बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे मेन क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना। ठीक है, प्रॉफिट तो बाद का होता है, नो डाउट प्रॉफिट होगा तभी आपका वेल्थ बढ़ेगा, बट मेन मकसद क्या होना चाहिए, वेल्थ बढ़ाना। वेल्थ मतलब क्या होता है कि आपको जो प्राइस है ना शेयर का उसको बढ़ाना। जितना प्रॉफिट होगा ना, जितना कंपनी फायदे में रहेगी, जितना अच्छा बिजनेस करेगी, उतना ज्यादा क्या होगा उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा मतलब उसका वेल्थ बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट में इसमें सिंपल कि अर्न प्रॉफिट। उसके बाद करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेट करना पड़ेगा भाई, कहीं पे अगर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, कितना चाहिए पैसा। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, टीम रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तभी अच्छे से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं इतना चाहिए, उस हिसाब से क्या करेंगे, रेज करेंगे पैसा, उठाएंगे मार्केट से। ठीक है, प्रॉपर कलेक्शन करना है आपको, है ना, कलेक्शन करना है, लास्ट में यूटिलाइज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि उससे रिटर्न अच्छे से मिले। ये 5 मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो आपको कम से कम 5 लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए। देखिए मेन आपका 2 दिया रहेगा बुक में, 2 तो लिखना ही है नो डाउट, इसके साथ में आपको 3 और लिखने हैं, तभी मिलेंगे आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ सेट 3 का। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, पूछा क्या है। बोले मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस और बोथ, बताइए मैनेजमेंट साइंस भी आर्ट भी बोथ। हाँ सर है, कैसे बताइए, इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, बोला कि मैनेजमेंट आर्ट है कैसे, तो पहले जाना पड़ेगा फिर आर्ट्स क्या होता है। आर्ट्स मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इफेक्टिवली, है ना। देखिए आर्ट मतलब क्या, उसमें अपना पर्सनल स्किल्स यूज करते हैं, टेक्निकल नॉलेज होता है। ठीक है, ताकि कोई भी टारगेट अचीव कर सके बाय यूजिंग हिज स्किल्स, है ना। जैसे आर्ट, एक पेंटर है, पेंटर के पास उसके पास क्या कला है कि अच्छे से पेंट करता है। सिंगर क्या आर्टिस्ट है, पेंट। ठीक है, तो इस तरह से सेम यहाँ पर बात करते हैं मैनेजर का। मैनेजर भी तो क्या करता है, अपना पर्सनल स्किल्स यूज करता है ना। ये टेस्ट करते हैं कि आखिर मैनेजमेंट आपका आर्ट्स कैसे है, तो पहले चेक करेंगे आर्ट का फीचर्स क्या क्या है, और मैच करेंगे क्या जो आर्ट का फीचर्स वो मैनेजमेंट है क्या, चेक करते हैं। तो पहला क्या, एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखिए जिस तरह से आर्ट में कुछ नॉलेज होता है ना, अलग से बुक होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, सेम मैनेजमेंट का होता है ना, तभी तो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना। बताइए एक हम मैनेजर बनना चाहते हैं तो हमको पहले बुक तो पढ़ना पड़ेगा ना, सब थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। देखो ये फीचर्स मैच कर रहा है, मतलब जैसा आर्ट में था, आर्ट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, जैसे सिंगिंग का अलग से बुक आता है, ठीक है, डांसिंग अलग से स्टेप का बुक आता है, सेम मैनेजमेंट का बुक आता है। ठीक है, देखो जिस तरह से आर्ट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है, सेम मैनेजर भी क्या करते हैं, अपना अपना स्किल्स यूज करते हैं, यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो ये भी फीचर्स मैच कर रहा है, ये दोनों फीचर्स मैच कर रहा है, दोनों। और तीसरा में क्या, प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, ये भी फीचर्स मैच कर रहा है। जिस तरह से आर्टिस्ट क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं, सेम मैनेजर भी क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं, अपना दिमाग लगाते रहते हैं ताकि कंपनी का भला हो, अच्छे से प्रॉफिट अर्न करे। तो कंक्लूजन क्या बोल रहा है भाई कि above एनालिसिस क्लियर प्रोसेस ऑल, देखिए सभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको मैच कर रहे हैं आर्ट के साथ। इसीलिए आपके आर्ट जो है, आर्ट को क्या बोलते हैं, मतलब मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जो फीचर्स आपके जो फीचर्स आपके आर्ट में है वही फीचर्स क्या है मैनेजमेंट में। गॉट इट। उसके बाद साइंस, देखो साइंस क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के थ्रू मतलब डिजाइन होता है ना, विच आर बेस्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। चेक करते हैं कि भाई जो फीचर्स आपका साइंस में वही फीचर्स मैनेजमेंट है कि नहीं, अगर है तो कितना मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। देखो पहला तो मैच कर रहा है, बिल्कुल पहला मैच कर रहा है कि हाँ सर, जिस सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, इसमें साइंस में उस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी होता है, वहां पर नॉलेज होता है ना। तो ये आपका सही है। यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑब्जर्वेशन, देखो हम लोग जब भी साइंस का कोई रूल थ्योरी बनता है ना, तो उसको ऑब्जर्वेशन होता है साइंटिफिक मेथड से, है ना। लेकिन जब हम ह्यूमन पे अप्लाई करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर नहीं होता है, क्योंकि हर ह्यूमन का अलग अलग नेचर होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो ये फीचर आपका मैच नहीं कर रहा है। एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें।
लिखा हुआ है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इवॉल्व बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या ऑब्जर्वेशन बेसिस पे हुआ है, नो डाउट। जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्व किए हैं साइंस को थ्योरी बनाने के लिए, सेम मैनेजमेंट का थ्योरी बनाने के किए। बट देखिए 100% सही नहीं हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि द सब्जेक्ट आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का नेचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, सबका अलग नेचर है ना, सेम चीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये फीचर्स मैच नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीन में से दो फीचर्स मैच करे, एक फीचर मैच नहीं करे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि साइंस भी है, साइंस भी है कहीं ना कहीं, बट नॉट प्योर साइंस। इसको बोलते हैं नॉट प्योर साइंस, क्योंकि सारे फीचर्स साइंस के मैच नहीं करे मैनेजमेंट के साथ, है ना। और यहाँ पे लिख दिया कंक्लूजन सिंपल। ये आपका सबसे बेस्ट आंसर हमने डिजाइन किया है खुद से, है ना। इसको अच्छे से याद करना है। थैंक्स थैंक्स। ठीक है, तो सेट 3 भी हो जाएगा कंप्लीट। अब चलते हैं सेट 4 की ओर। ओके, तो अच्छे से आपको याद करना है, मैंने खुद से आंसर डिजाइन किया है ना। और आगे बढ़ते हैं। अरे तो सेट 4 की ओर चलते जल्दी से। सेट 3 तक हम लोग कर चुके हैं, सेट 4 की बारी है। चलिए, तो सेट 1 में पहला क्वेश्चन ये है, देखिए जिसको पीडीएफ चाहिए वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। परेशान नहीं होना, मैसेज नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज तो भाई उतना हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए आपसे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जो भी पीडीएफ मिलेगा, है ना। प्रबंध को परिभाषित करें, तो भाई डिफाइन करना है, पहला डिफाइन करना है कि आपका मैनेजमेंट क्या होता है। तो सिंपल डिफाइन मैंने कर दिया है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, देखिए सेम रिपीट क्वेश्चन आ गया, रिपीट कि भाई बिजनेस एथिक्स क्या होता है ना। तो एथिक्स क्या होता है पता ही है आपको, कि ये क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ये रिपीट क्वेश्चन है ना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। सिंपल क्या बोलते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, एक कोड ऑफ कंडक्ट, उसी पे चलना है बिजनेस को, कुछ गलत चीज नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होता है, वो प्लेस जहां पर बायर सेलर्स मिलते हैं और सेल परचेज होता है। ये आपका ओल्ड डेफिनेशन है, लेकिन अभी क्या है, कोई जरूरी नहीं कि परचेजर और सेलर मिलेगा तभी सेल परचेज होगा, आजकल ऑनलाइन भी होता है। इसका ब्रॉडर डेफिनेशन देखते हैं एक बार क्या है ना। अभी का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि मार्केट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ प्रेजेंट और पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स हु कैन कंडक्ट बाइंग सेलिंग एक्टिविटी विदाउट मीटिंग अ प्लेस बाय टेलीफोन मेल इंटरनेट। देखो ना, पहले क्या था भाई, मीट करेंगे सेल पर, अभी मिलने का जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने स्मार्ट ऑर्डर किया है ना, तो मैंने मिला नहीं उससे, बस ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, अभी डेफिनेशन चेंज हो गया है। बहुत जल्द आपको स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा मिलेंगे। ठीक है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड सिंपल बता चुके हैं क्या होता है और इसका फीचर्स बता चुके हैं, है ना। चलिए, मतलब नेम सिंबल डिजाइन तीनों को मिला कर क्या बनता है, ब्रांड बन जाता है। ठीक है, जैसे सर्फ, डालडा, ये सब क्या ब्रांड है, नाइक, टाटा, टाटा, राइंस, ये सब ब्रांड है। लेबलिंग क्या होता है, सिंपल, ये बता चुके हैं, है ना। जो भी आपका पैकेट में लिखा रहेगा कि उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितना केजी है, मैन्युफैक्चर कौन है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन है, कितना डिग्री रखना, बच्चे से दूर रखे, है ना। बहुत कुछ लिखा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लेबलिंग बोलते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपका उसमें लिखा हुआ है सब क्या है, लेबलिंग का पार्ट है, चाहे कुछ भी लिखा हो उसमें। प्राइम कॉस्ट, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट क्या होता है। देखो प्राइम कॉस्ट फॉर्म्स एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू मटेरियल एंड लेबर यूज इन प्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, सिंपली प्राइम कॉस्ट आर द फॉर्म एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू मटेरियल और लेबर, मतलब मटेरियल लेबर को मिला देंगे क्या बनेगा, प्राइम कॉस्ट बनेगा। क्या क्या, मटेरियल और लेबर, देखो मैंने दोनों को प्लस करके लिख दिया है फॉर्मूला में, याद कीजिएगा। प्राइम कॉस्ट मतलब क्या, रॉ मटेरियल और लेबर, क्या होता है, प्राइम कॉस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, आपको पता होगा, है ना। इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर्स और शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स। ये क्या है, आपके सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू स्टैंड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या बोला गया है, देखो सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 7 था, है ना। ये क्या होता है भाई, वो कैपिटल जिसको हम यूज करते हैं फॉर मीटिंग करेंट लाइबिलिटीज बाय कैश पेमेंट एंड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सैलरी पे करना है तो कहां से पे करेंगे, कहां से पे करेंगे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से। तो ये सेट 2 क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सिंपल, कि इसको यूज कहां करते हैं हम लोग, यूज करते हैं टू मीट द करंट लाइबिलिटीज। जैसे पे करना है, क्रेडिटर्स को पे करना है, ओवरड्राफ्ट को पे करना है, तो हम लोग वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं। ठीक है। और ये कौन सा, इट इज दैट मनी दैट अ कंपनी नीड फॉर मैनेजिंग द शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, है ना। सैलरी पे करना है, ठीक है, रेंट पे करना है, इसके लिए क्या यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। और इसको बहुत सारे डिफरेंस भी होता है। ये देखो 3 मार्क्स से मतलब 3 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। जो ज्ञान है पूरा यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। और ये क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल इज मेजर्ड ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। ठीक है। इसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स। ठीक है। तो पैकेजिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस मैंने लिख दिया कि भाई ये प्रोटेक्ट करते हैं गुड्स को, है ना, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। हेल्पफुल इन सेल्स प्रमोशन। देखिए आपका अगर पैकेटिंग पैकेजिंग अच्छा रहेगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रमोट होगा। अच्छा पैकेजिंग इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब सब उसको टूट पड़ेंगे खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये सेल्स प्रमोशन करता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, आइडेंटिफाई करते हैं, पैकेट देख के पहचानता, अच्छा इसी इसका पैकेट है। बहुत सारे ऐसे पैकेट से पहचान लेते हैं। जैसे घड़ी, घड़ी का व्हाइट पैकेट होता है, व्हाइट या ब्लू टाइप का होता है, पहचान लेते हैं हम लोग। जैसे लाइफ बॉय, रेड रेड और व्हाइट का होता है कॉम्बिनेशन पैकेट, पहचान लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या, व्हाट डू मीन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल रिपीट क्वेश्चन है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंट प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कंपनी। ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, मैक्सिमाइज द ओनर्स वेल्थ, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शनल प्रोक्योर करते हैं और यूसेज ऑफ फाइनेंस करते हैं। प्रोक्योर मतलब क्या, इकट्ठा करना, रेज करना एट मिनिमम कॉस्ट। और यूज करना मतलब इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, बोला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बिजनेस आर मेट इन सच वे दैट इट गोल्स कैन इजीली अचीव। तो मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, जो भी फाइनेंशियल नीड है उसको हम अचीव करते हैं इजीली। इसीलिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, सिंपल सी बात। मतलब क्या करते हैं, पैसा कहाँ उसका ये चेक करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना डिविडेंड बांटना है, ये सब डिसाइड करते हैं ना। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है भाई, कि कम से कम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में हम रेज करेंगे फंड को, वहां से लोन लेंगे जहां से कम को इंटरेस्ट पे करना पड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 11, 11 क्या बोलेगा, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना। सिंपल ये सब रिपीट क्वेश्चन है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस, सबका बिजनेस कैसा है ना, क्रेडिट पॉलिसी कैसा है, रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको। सीजन फैक्टर, सीजन कैसा है उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल डिसाइड करने कितना रखना है नहीं रखना। प्राइस लेवल चेंजेस, राइट है ना, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा, तो घट रहा है तो कम रखना पड़ेगा। कंपटीशन ज्यादा है तो आप ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, कंपटीशन कम है तो कम रखना पड़ेगा। सिंपल है, देखो ना सिंपल है, डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है। मेंशन एंटरप्रेन्योर्स रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी का क्या क्या हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि राइट राइट प्राइस में दीजिए, आफ्टर सेल सर्विस दीजिए। ठीक है। मतलब सेट 1 या सेट 2 में था पूरा अलग अलग था, यहाँ पे अलग से 5 6 पॉइंट लिख देना है आपको। ठीक है। कस्टमर नीड सेटिस्फाई करना है। ठीक है। तो ये सब मैंने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब रिटेन करना, जैसे प्रॉफिट हुआ सबको देने के बाद, सबको देने के बाद सैलरी दे दिए हैं, टैक्स दे दिए हैं, ठीक है, प्रीफरेंस डिविडेंड भी दे दिए हैं, उसके बाद जो बचा, है ना, उसको बोलते हैं, कौन सा प्रॉफिट बचा, जो किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, पाफेस बोलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, पाफेस।
प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो उसमें से जो रख लिए, किस लिए रखते हैं, ताकि इन्वेस्ट करें उसको। जैसे मान लो प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, इसमें से हम 50 करोड़ क्या किया, बांट दिए, सॉरी 50 लाख बांट दे दिए, और 50 लाख क्या किया, रख लिए। तो जो रिटर्न करते हैं रख लेती है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए, रख के क्या करेगी, तो नाचा डालेगी, इन्वेस्ट करेगी ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लगिंग बैक, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। A portion of net earning may be retained in business for use in the future. Retained earning are also known as internal financing or self-financing, plugging back of profit. ठीक है। It does not include any direct cost, dividend. देखो इसमें मतलब सबको हटाने के बाद होता है, मतलब इंटरेस्ट माइनस कर दिए, रोटेशन कॉस्ट माइनस, मतलब यहाँ पर ना कोई खर्चा नहीं लगता है। जैसे पहले से पैसा पड़ा हुआ है ना मेरे पास, तो ना रेज कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट पे करना, किसी को कुछ नहीं पे करना, क्योंकि पैसा ऑलरेडी मेरे पास है ना। जब इक्विटी शेयर इशू करते तो क्या करते हैं हम, रोटेशन कॉस्ट पे करते हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीजेज बिजनेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। अगर मेरे पास पहले से प्रॉफिट है, तो फ्यूचर में जो अगर लॉस होगा तो उससे एडजस्ट कर सकते हैं, उसको ना आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट लिखना है इसमें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ गया ना। सिंपल, जो रिटेन कर रहा है, प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, रख लिया 50 लाख और बांट दिया 50 लाख, तो 50 लाख तो चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, 50 लाख जो बच गए उसको बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। उसको फिर इन्वेस्ट करेंगे आगे या रखेंगे फॉर फ्यूचर यूजेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डिफरेंस। देखो डिफरेंस शेयर होल्डर, शेयर्स और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है वो मैंने बता दिया पहले, ठीक है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट आर लिखता आर, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है भाई, देखो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन सेट 1 में था, सेट 1 या सेट 2 में देख लीजिएगा, रिपीट क्वेश्चन है ये, है ना। सेम आंसर मैंने लिखा है। देखो आपका सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, तो कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या आपके वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल है ना। और इसी को मैंने एक्सप्लेन भी किया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके बीएसटी में भी होंगे, बीएसटी में सब पढ़े होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन होलसेल रिटेल, देखो होलसेल रिटेल क्या होगा, होलसेलर कौन होते हैं, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं, और रिटेल कौन होते हैं, जो होलसेलर से बाय करते हैं, सिंपल। बीच में है, देखिए एक है मैन्युफैक्चरर, ये होलसेलर, ये रिटेलर। तो ये इससे बाय करेगा होलसेलर, इसको बेचेगा, रिटेलर बाय करेगा होलसेलर से, होलसेलर बाय करेगा मैन्युफैक्चरर से, है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यूज किया है, तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। देखो जो होलसेलर क्या होता है, बल्क क्वांटिटी एक साथ में ज्यादा परचेज करती है, यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। यहाँ पे किसको बेचती है, रिटेलर को बेचती है, ये पूरा कस्टमर को बेचती है डायरेक्टली, ठीक है। यही है। 18 में क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका देखियो स्थापना कब हुआ था, 1964 में होता है, याद रखिएगा, है ना। इसका फंक्शन मैंने 4 लिख दिया है, तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। क्या क्या करता है ये, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, ठीक है। अब प्रमोट करता है, उसके बाद टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है लास्ट में, इन्वेस्टमेंट रिसर्च करता है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए। तो आपके 4 क्या है, आपके फंक्शंस हैं आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली ये भी क्या करती है, एक था आईएफसीआई था, एक था, वो भी इंडस्ट्री के लिए काम करती थी, ये भी क्या है, इंडस्ट्री के लिए काम करती है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, तो फंक्शन में डिफरेंट है। उसके बाद 19, देखिए 19 से 18 दो दिया था, 19 नंबर क्वेश्चन है, आपके सेट में 18 लिखा हुआ, 19 है। अब देखो ये तो सिंपल है, मैनेजमेंट क्या होता है भाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने, बहुत बार बताया क्या होता है मैनेजमेंट, है ना। उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अचीविंग द गोल, ग्रुप गोल्स, इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या, कम मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, डिक्रीज द कॉस्ट, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब चाहे, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मैनेजमेंट को चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप सस्टेन नहीं कर सकते मार्केट में, ठीक है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, देखिए अगर बिजनेस का गोल अचीव होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पर्सनल गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट सोसाइटी को डेवलप करेंगे, तो ये सब क्या है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो सबको याद करना अच्छे से, बार बार रिवाइज करिए, बार बार देखिए वीडियो, बार बार याद कीजिए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सेट 4 हो जाए कंप्लीट, अब चलते हैं सेट 5 की ओर।
और सेट 5 में तो बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, तो बहुत जल्द होने वाला है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सेट 5 की ओर बढ़ते हैं, ये रहा सेट 5। सेट 5 में पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ब्रांड और ट्रेडमार्क। देखो ब्रांड मतलब बताया था कि नेम सिंबल, ये हो गया ब्रांड, है ना। और इस जब इसी को रजिस्टर कर देंगे ना, बनेगा ट्रेडमार्क। इट इज नेम गिवन बाय ओनर, ठीक है। ओनर कुछ नाम रखते हैं, हम ना अपना कोचिंग का नाम रखते कॉमर्स गुरुकुल, ये मेरा ब्रांड हो गया। लेकिन जब उसको रजिस्टर कर लेंगे अंदर ट्रेडमार्क एक्ट, तो बन जाएगा आपका, बन जाएगा ट्रेडमार्क, है ना। ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क। देखो ब्रांड को जरूरी नहीं रजिस्टर्ड हो, जैसे मेरा कॉमर्स है, रजिस्टर्ड नहीं, फिर ब्रांड है, लेकिन ट्रेडमार्क मतलब रजिस्टर्ड हो गया। तो सारे ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड होते हैं, लेकिन सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। क्लियर। क्वेश्चन 2 में क्या, व्हाई डू यू नीड द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग क्यों चाहिए बार बार, पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, सिंपल, ठीक है। फास्ट करते हैं थोड़ा। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, सिंपल, ठीक है। 4 में क्या है, शुड द एम्प्लॉय गिव पार्टिसिपेट मैनेजमेंट, बिल्कुल देना चाहिए। अगर पार्टिसिपेट करेंगे क्या होगा, मोटिवेट रहेंगे, अच्छे से काम करें, इनोवेटिव स्किल्स अपना यूज करेंगे वो लोग, है ना। तो अगर पार्टिसिपेट मिलता है तो इट मोटिवेट द एम्प्लॉइज एंड अदर एम्प्लॉइज एज वेल एंड इट मेक्स यू मोर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, है ना। जैसे आपको मौका मिलेगा तो आप अच्छे से काम कीजिएगा ना, आप नया नया दिमाग लगे, अब बोलो वही काम करना, आपको मैनेजमेंट आने नहीं दे रहा है, अब थोड़ी कुछ सोचेंगे, बस काम करके चले जाएंगे। आपको मैनेजमेंट मौका, डायरेक्टर बुलाएगा, आओ बताओ तेरे पास क्या आइडिया है बताओ, आप सोचेंगे ना, तो आप क्रिएटिव बनेगा, आप मोटिवेट हो गए, अच्छा कुछ तो बात है मेरे में ना, तब तो बुला रहा है ना। इसीलिए पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट जरूरी होता है ना, होना चाहिए पार्टिसिपेंट बिल्कुल। 4 में क्या है, टेक्निक्स क्या होता है, टेक्निक 2, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर में क्या, लेबर ज्यादा यूज करते हैं, कैपिटल में ज्यादा पूंजी लगाते हैं, मशीन यूज करते हैं ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, वेदर मोर और लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। लेबर इंटेंसिव में क्या, लेबर ज्यादा यूज करेंगे और कैपिटल कम हो जाएगा, तो लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन लेबर इंटेंसिव बिजनेस, ठीक है। वहां पे मशीन बहुत कम होता है, लेबर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और जैसे आप लोग खेत है, खेत में अगर मान लो मशीन लगा दिया तो लेबर कम हो जाएंगे, काटने का मशीन है तो खाली मशीन से पूंजी लग गया आपका, लेबर कम हो गया, पूंजी कम लगता है लेबर इंटेंसिव में, ठीक है। 7 में क्या, वाई मैंने कॉल ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी क्या क्यों कहलाते हैं, क्योंकि सब लोग मिलकर काम करते हैं, है ना, कॉमन काम काम करते हैं, सिंपल, ये तो पहले बता चुके हैं। लेबलिंग क्या होता है भाई, बता चुके हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी पैकेट में लिखा हुआ आपका, जो भी बॉक्स में लिखा हुआ, सब क्या लेबलिंग का पार्ट, इन्फॉर्मेशन देता है ना। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, ओके, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल क्या होता है भाई, बहुत बार बता चुके हैं, देख लीजिएगा, है ना। फिक्स कैपिटल मतलब क्या, जिसको यूज करते हैं फिक्स एसेट को परचेज करने में, ठीक है। डे टू डे खर्चा होता है, देखो बार बार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सच में ये जरूर आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्लगिंग बैक बता दिए ना, कि प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, उसमें से 50 करोड़ रख लिया, रिटेन कर लिया, 50 लाख आपका, 50 लाख रख लिया, 50 लाख आपको बांट दिया, तो जो रखा ना वही क्या, प्लगिंग बैक है। प्लगिंग बैक मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट को रख लिया, बांटा नहीं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। 11 में क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, है ना। आई एम श्योर ये आपको बहुत लोग को नहीं पता होगा, अगर पता होगा तो बताइएगा जरूर, है ना। तो बोल रहा है कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स केप्ट इन माइंड वाइल परचेजिंग, परचेजिंग हम मान लेते हैं एसिड्स, ठीक है, एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एसिड परचेज करने मतलब कौन सा डिसीजन है, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, बता दो पहले, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है ना कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो यही लिखना है, कैश फ्लो कितना है भाई ये चेक करेंगे, ठीक है, रिटर्न रिटर्न क्या है वो चेक करेंगे, और क्या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है इसे चेक करेंगे। तो आपके क्या है, 3 फैक्टर्स आपके हैं, तो तीनों फैक्टर्स आपको याद करने हैं, ठीक है। कैश फ्लो मतलब क्या, किसी के हमने मशीन ले लिया तो क्या उसे इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ तो सोचेंगे ना, कि बस इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना, पहले एनालाइज करेंगे अच्छे से, तभी मशीन परचेज करेंगे ना। रेट ऑफ रिटर्न, जैसे मान लो मैंने, अगर हम मशीन मतलब इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से पैसा रेज करेंगे ना, उसको देना है 10% इंटरेस्ट, हम कमा रहे 8%, कहाँ से फायदा बताओ, अगर देना है 10%, कमा रहे 20%, तब फायदा है। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ क्राइटेरिया इसको देख लीजिएगा, है ना, याद कर लेना है इसको, बस आगे बढ़ते हैं। 12 में क्या, पैकेजिंग का क्या, तो ये भाई ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, है ना,
सिंपल, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, कन्वीनियंस, है ना। तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, आर मतलब रिपीटेड। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट बता चुके हैं पहले, है ना, कि क्या होता है, मटेरियल प्लस लेबर को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या? डायरेक्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, फर्स्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। देखो तीन नाम है, डायरेक्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट और फर्स्ट कॉस्ट। क्या होता है? मटेरियल प्लस लेबर को क्या बोलते हैं हम? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या? जैसे हम बताए थे कि आर्ट प्रोफेशन है क्या? आर्ट तो प्योर मैनेजमेंट था, ठीक है था ना। मैनेजमेंट और सॉरी, मैनेजमेंट इज ए साइंस और आर्ट था ना। जब प्रोफेशन, तो फिर से कंपेयर करेंगे। बताइए, स्पेशलाइज नॉलेज होता है ना? हाँ जी होता है। जैसे होता है प्रोफेशन, यहाँ भी होता है, तो ये मैच कर रहा है। एक्वायर्ड नॉलेज, हाँ बिल्कुल होता है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, देखो ये नहीं होता है। देखिए जैसे जो जो प्रोफेशन है, जैसे मान लो बन गया आपका लॉयर, लॉयर का बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। सीए बन गया, उसका आईसीआई होता है। लेकिन जो मैनेजर बनता है उसका कोई अलग से बॉडी नहीं है, उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना, मतलब ये फिजिक्स मैच नहीं कर रहा है। ठीक है। फोर में एथिकल स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो कंक्लूजन में बोल सकते हैं हम कि भाई अबव डिस्कशन रिवील्स दैट द मैनेजमेंट फुलफिल्स सेवरल कंडीशंस। तो कुछ कुछ कंडीशन फॉलो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो सारा नहीं कर रहा है ना। लाइक प्रोफेशनल मैनेजमेंट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री टू मैनेजरियल जॉब्स टू पीपल विथ स्पेशल टेक्निक। देखिए मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई बन सकता है मैनेजर, है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना तो आपको डिग्री चाहिए, सीए बनना डिग्री चाहिए। ठीक है। इसीलिए सारे फीचर्स आपके मैच नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, इसीलिए प्योर प्रोफेशन नहीं है ये, है ना। हाँ प्रोफेशन बोल सकते हैं, लेकिन फुल फ्लेज नहीं है। जैसे आर्ट था, पूरा आर्ट था, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, क्योंकि सारे फीचर्स मैच कर रहे थे। साइंस में कुछ फीचर्स मैच नहीं किए थे, बताए थे आपको। यहाँ पर भी सारे फीचर्स मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा ऐसे, है ना। फंक्शनल मैनेजमेंट सिंपल बाय सेट, देखो सेट 2 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वहां देख लीजिएगा। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 15, 16 का सेट 1 क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन, ब्रांड क्या है, उसका फीचर्स क्या है, सब बता चुके हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपोर्टेंस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट बता चुके हैं पहले, इसको याद कर लेना है ना। और इसका क्या है इंपॉर्टेंस, है ना। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? क्रिएशन, डिमांड, डिमांड क्रिएट करता है, मार्केट शेयर बढ़ाता है। ठीक है। प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन होगा तो आपका प्रॉफिट, सेल ज्यादा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपका अच्छा मार्केटिंग हो रहा है ना, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपका गूगल बनेगा, पब्लिक इमेज बनेगा, पब्लिक इमेज बनेगा, बड़े बड़े कंपनी बनेंगे। ठीक है। 18 में क्या लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन, कि भाई व्हाट आर मेजर रिसोर्स फाइनेंस टू मीट द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब पता है। लोन लेंगे फाइनेंशियल बैंक से लेंगे लोन, डिबेंचर लेंगे। ठीक है, ये सब क्या आपके लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फंड है, मतलब फिक्स कैपिटल ये सब है। ठीक है, ये हो गया आपका। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 19 का, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड डिस्कस इट इंपोर्टेंस टू एन एंटरप्राइज। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, सेट 1 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 15 डन। ठीक है, तो फाइनली हम लोग सारे सेट कर चुके हैं, है ना। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं कुछ अभी बहुत जल्द हम लाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन, इसका अकाउंटेंसी का, और अगर टाइम मिला तो इसका भी आएगा। ठीक है, ईटी भी आएगा। तो चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, बाय, टेक केयर।